इतिहास के सभी जिज्ञासु छात्रों का आज के इस खास ऐतिहासिक पाठ में स्वागत है। बिना किसी देरी के चलिए सीधे आज के विषय में गोता लगाते हैं। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, गीजा का पठार, शाम का समय, सूरज ढल रहा है और ग्रेट पिरामिड की वो विशाल परछाई पूरे रेगिस्तान पर फैली हुई है। इस अद्भुत और रहस्यमयी माहौल के बीच इस सफर में हमारे साथ दो बहुत ही खास मार्गदर्शक हैं। एक है नख्त, जो इतिहास को पपायरस पर दर्ज करने वाले एक युवा और बेहद जिज्ञासु लिपिक हैं, और दूसरे हैं मेहू, जो एक बहुत ही बुद्धिमान और तजुर्बेकार मंत्री हैं। आज हम इन्हीं दोनों की नज़रों से प्राचीन मिस्र के कुछ सबसे गहरे रहस्यों को खंगालने वाले हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण का रास्ता कुछ इस तरह तय होगा। सबसे पहले हम पिरामिड के निर्माताओं के बारे में जानेंगे, फिर आत्मा के संरक्षण की प्रक्रिया को समझेंगे, उसके बाद उस खौफनाक अंतिम परीक्षा का रुख करेंगे और अंत में अमरता के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए अपने पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, पिरामिड के निर्माता और उनकी असंभव सी लगने वाली इंजीनियरिंग। जब हम पहली बार इन पिरामिडों के विशाल और डराने वाले आकार को देखते हैं तो मन में झट से एक सवाल आता है, बिल्कुल वैसा ही सवाल जैसा हमारे युवा लिपिक नख्त ने मंत्री मेहू से पूछा, भाई क्या ये वाकई इंसानों का काम है या फिर इसमें कोई जादू टोना शामिल था, या शायद देवताओं ने रातों रात इसे खड़ा कर दिया। हम अक्सर एलियंस या जादू की कहानियों में उलझ जाते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। मंत्री मेहू मुस्कुराते हैं और बड़ा ही सटीक जवाब देते हैं। वो बताते हैं कि नहीं, इसके पीछे कोई जादू नहीं है, ये असल में मात का नतीजा है। अब ये मात क्या है? प्राचीन मिस्र में मात का मतलब था परम संतुलन और एकदम सटीक व्यवस्था। ये पिरामिड किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि इसी मात के सिद्धांत और इंसानी दृढ़ संकल्प के मेल से बने हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, इस स्तर के संतुलन और व्यवस्था को हासिल करना कोई एक दो रात का खेल नहीं था। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि इस भव्य निर्माण को पूरा करने में पूरे 20 साल लग गए। जरा सोचिए, 20 लंबे साल का लगातार प्रयास, दिन रात की मेहनत। और ये मेहनत सिर्फ कुछ 100 लोगों की नहीं थी। इस विशाल संख्या को देखिए, 30,000, करीब 30,000 मजदूरों की एक पूरी फौज इस एक काम में जुटी हुई थी। हैरानी की बात यह है कि इतने सारे लोग सिर्फ एक ही धुन, एक ही जुनून से आपस में जुड़े हुए थे, और वो जुनून था अपने राजा, अपने फिरौन को हमेशा के लिए अमर बना देना। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, आत्मा का संरक्षण और अंधेरे में वो रहस्यमयी यात्रा। बाहर की उस चिलचिलाती धूप से निकलकर अब हम पिरामिड के अंदर की उस अंधेरी दुनिया में कदम रखते हैं। जैसे ही मेहू एक मशाल जलाकर नख्त को अंदर के एक खुफिया और घुमावदार गलियारे में ले जाते हैं, मशाल की रोशनी में दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब चित्र उभर आते हैं। देखने में ये कोई आम सजावट लग सकते हैं, लेकिन मेहू स्पष्ट करते हैं कि ये महज कोई कला नहीं है, ये तो एक पूरा का पूरा नक्शा है। मौत के बाद की दुनिया में जाने वालों के लिए ये नक्शा रास्ता दिखाने का काम करता है। लेकिन सवाल ये है कि मौत के बाद इन नक्शों की जरूरत किसे पड़ने वाली है? जवाब है का। मिस्रवासियों का मानना था कि का फिरौन की आत्मा या उसकी जीवन शक्ति है। मेहू बड़ी गंभीरता से चेतावनी देते हैं कि अगर सही तरीके से तैयारी ना की गई हो तो मौत के बाद की उस अनजान और भटकती हुई दुनिया में ये का हमेशा हमेशा के लिए रास्ता भटक सकता है। और यहीं पर ममीकरण की सबसे बड़ी भूमिका आती है। इसका मुख्य उद्देश्य ही यही था कि उस का यानी आत्मा को भटकने से रोका जाए। इस पूरी प्रक्रिया के जरिए शरीर को पत्थर जैसा सख्त और सुरक्षित बना दिया जाता था, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक भौतिक शरीर सुरक्षित रहेगा तभी तक आत्मा इस दुनिया से जुड़ी रह सकेगी और अपनी आगे की अनंत यात्रा के लिए तैयार हो पाएगी। अब आते हैं इस सफर के तीसरे और शायद सबसे खौफनाक पड़ाव पर, अंतिम परीक्षा और अनुबिस का तराजू। पिरामिड की उस खुप अंधेरी गहराई में नख्त के मन में एक डर बैठ जाता है, और वो उस आखिरी सबसे बड़ी परीक्षा के बारे में पूछता है, हृदय को तौले जाने की परीक्षा। इस पूरी प्रक्रिया के जो मुख्य देवता हैं वो है अनुबिस। अनुबिस मृत्यु के देवता हैं और मौत के बाद आत्मा का क्या होगा, इसका अंतिम फैसला यही करते हैं। प्राचीन मिस्रवासियों की इस बारे में एक बहुत ही स्पष्ट और गहरी मान्यता थी। उनके मुताबिक देवता अनुबिस एक बड़ा सा तराजू लेते हैं। उस तराजू के एक पल्ले पर रखा जाता है फिरौन का दिल और ठीक दूसरे पल्ले पर रखा जाता है सत्य का एक हल्का सा पंख।
ये कोई आम परीक्षा नहीं थी, ये एक बेहद कड़ा और निष्पक्ष इम्तिहान था। इस पौराणिक इम्तिहान के नतीजे बिल्कुल आर पार वाले होते थे। अगर इंसान का दिल पापों के बोझ से भारी है और उस पंख से नीचे झुक जाता है, तो वहीं खड़ा एक भयानक राक्षस उस दिल को निगल जाएगा और बस अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म। लेकिन अगर दिल साफ है और उस पंख के समान ही हल्का निकलता है, तो फिरौन को आसमान में तारों के बीच हमेशा के लिए अनंत जीवन मिल जाएगा। अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे और आखिरी पड़ाव पर, अमरता के रहस्य और दफन कक्ष। पिरामिड के एकदम आखिरी और सबसे सुरक्षित कक्ष में पहुंचकर नख्त पूरी तरह हैरान रह जाता है। वहां चारों तरफ खाने पीने का सामान, बेशकीमती रत्न और सोना बिखरा पड़ा है, और उन सब के बीचों बीच रखा है एक विशाल चमकता हुआ सुनहरा ताबूत यानी सार्कोफेगस, जिसमें राजा के मम्मीकृत अवशेष सुरक्षित हैं। नख्त बड़ी उलझन में पूछता है कि भाई, मरने के बाद किसी को इस चमकते हुए खजाने की क्या जरूरत पड़ सकती है। तब बुद्धिमान मेहू अपना वो गहरा ज्ञान साझा करते हैं जो आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है। वो कहते हैं कि देखिए, ये सोना महज दिखावे या अमीरी के लिए नहीं है। प्राचीन मिस्र में सोने को देवताओं का मांस कहा जाता था। क्यों? क्योंकि सोना कभी खराब नहीं होता, इसमें कभी जंग नहीं लगती, ये हमेशा अपनी चमक बरकरार रखता है। ये खजाना फिरौन को याद दिलाता था कि वो इस धरती का सर्वशक्तिमान राजा था। लेकिन मेहू इसके बाद एक ऐसा सच बताते हैं जो सब कुछ बदल देता है। वो कहते हैं कि असली रहस्य ये सोना चांदी या खजाना है ही नहीं। असली रहस्य तो है भुला दिए जाने के उस भयानक डर को हराना। मिस्र वासियों का ये दृढ़ विश्वास था कि जब तक इस विशाल पिरामिड पर फिरौन का नाम लिखा है, जब तक लोग उसके बारे में बात करते रहेंगे, वो इंसान कभी नहीं मरेगा। उन्होंने तो जैसे मृत्यु को ही चकमा देने का ये तरीका इजाद कर लिया था। इस पूरे सफर के अंत में जब दोनों बाहर खुली हवा में आते हैं तो रात हो चुकी होती है। आसमान तारों से जगमगा रहा है। नख्त ऊपर देखता है और गौर करता है कि पिरामिड की चोटी आसमान की खास तारे की ओर बिल्कुल सटीक निशाना साधे हुए है। इसका सीधा सा मतलब था सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर भी शासन। यानी जब तक हर सुबह सूरज निकलेगा, जब तक मिस्र की जीवन रेखा नील नदी बहती रहेगी, फिरौन की ये विरासत, उसका ये राज हमेशा जीवित रहेगा। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है। इन विशाल भारी भरकम पत्थरों को आसमान और तारों के साथ इतनी अद्भुत सटीकता से जोड़कर मृत्यु को हराने की इस बेतहाशा चाहत में क्या प्राचीन मिस्र के वे निर्माता वास्तव में समय को पत्थरों में हमेशा के लिए कैद करने में सफल हो गए? क्या उन्होंने वाकई मौत को मात दे दी? ये एक ऐसा विचार है जो इतिहास के हर छात्र को सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस ऐतिहासिक पाठ का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञान की इस खोज और सवालों का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहना चाहिए।